नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके लिए एक और पाठ लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के कक्षा अष्टम की नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मार्मिक कहानी है और इस कहानी का नाम है सफ़ेद सच। जिस प्रकार से सफ़ेद झूठ यानी कि उसमें सच्चाई की ज़रा सी भी गुंजाइश ना हो, उसी प्रकार सफ़ेद सच में झूठ की बनावट की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती है। बच्चों, इस पाठ से पहले के लिए यहाँ पे लेखक के द्वारा लिखा गया है कि यह बच्चों की तोतली भाषा में आगे बढ़ती हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी है। तोतली भाषा में जो लेखक के बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा खासकर तोतली आवाज़ में बात करता है और ये कहानी लेखक की अपनी कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी यानी मन को छूने वाली कहानी है, मर्म को छूने वाली कहानी है। जो इसमें कहानी सुनाने वाला स्वयं उसका पात्र है। लेखक स्वयं वो पात्र है जिसकी कहानी इसमें वो सुना रहे हैं। जो बच्चा इस कहानी में मुख्य किरदार निभा रहा है वो बच्चा ही लेखक हैं। कहानी के अंत में दिवंगत माँ की याद में उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं और इसी कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और जाने अनजाने उसका कारण लेखक स्वयं होते हैं, जिसको याद कर लेखक के आंखों में आंसू आ जाता है। तो बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हुई है एक परिवार से जो साथ में बैठा हुआ फुर्सत के लम्हों को बिता रहा है। उसकी कहानी सुनाइए ना पापा, जो फटे कपड़े पहनता था, बर्फ में नंगे पांव चलता था, कंधे पर सामान लादे एक दिन में 20-20 मील चल लेता था। आपने क्या नाम रखा था उस छोटे बच्चे का? ये उनका एक पुत्र कहता है, उनका एक बच्चा कहता है कि आप मुझे वही कहानी सुनाइए। कहने का मतलब ये कहानी ज़रूर पहले भी लेखक ने सुनाई होगी और कई बार सुनाई होगी, जो बच्चों को इतने डिटेल में सब कुछ पता है। और वो बच्चा जो है जिसकी कहानी वो सुना रहे थे, वो बच्चा बिल्कुल फटे कपड़े पहनता था, यानी कि निश्चित रूप से वो गरीब था। बर्फ पर इतनी सर्दी में भी नंगे पैर चलता था, उसके पास पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं थे और कंधे पर सामान लादकर 20-20 माइल तक चलना पड़ता था उसे। सभी बच्चे जिज्ञासा से सहसा मेरी ओर देखते हैं। लेखक कहते हैं, लेखक अपने शब्दों में ही इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ मेरी, मैं जैसा कुछ शब्द होगा वो लेखक के लिए ही लिखा गया है। तो लेखक कहते हैं कि सभी बच्चे बड़ी जिज्ञासा से यानी जानने की इच्छा से और उस कहानी को आगे बढ़ाने की इच्छा से उनके ओर अचानक देखने लगते हैं। सहसा मतलब अचानक। टेलीविज़न खराब है, बिस्तर पर लिहाफ ओढ़े मैं बैठा हूँ, कोई पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आसपास बच्चे हैं गर्म कपड़ों में लिपटे। श्रीमती जी दूर कुर्सी पर बैठी कार्डिगन बुन रही है। ये एक सर्दी की रात की कहानी है जिसमें लेखक के घर में टेलीविज़न खराब है, बच्चों को और समय बिताने का कोई और उपाय नहीं दिख रहा। ये उस समय की कहानी है बच्चों, जब उनके पास फ़ोन नहीं हुआ करता था आप लोगों की तरह। जैसे आप लोगों के पास अब लोगों से किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है क्योंकि फ़ोन है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ ऐसा कुछ समय बिताए जिससे कम से कम आपके पास आपके परिवार की कुछ यादें, कुछ स्मरण बन सके। खैर, पाठ के हिसाब से पढ़ते हैं। टेलीविज़न खराब है, बिस्तर पर लिहाफ ओढ़कर, रजाई ओढ़कर लेखक बैठे हुए हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं आसपास गर्म कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हुए हैं और कहानी सुनाने की बात करते हैं। उनकी पत्नी कार्डिगन बुन रही है कुर्सी पर बैठकर। मैं पीली दीवार की ओर देख रहा हूँ, दूर कहीं खोया हुआ। उनके घर की दीवारें पीली हैं जिसकी ओर वो देख रहे हैं, बिल्कुल खोए हुए से, यानी दीवार को देख तो रहे हैं लेकिन दीवार की तरफ उनका ध्यान नहीं है, बल्कि उनका ध्यान अपनी किसी और बात की तरफ है। हाँ पापा, नन्हा नीपू मुझे झकझोर रहा है। जब कुत्ते उचके पीछे पीछे भागते थे तो वह कैसे दौड़ता था। लेखक का छोटा बच्चा जो नीपू है वो उनसे झकझोर कर पूछता है कि वो बच्चा
जिसकी कहानी लेखक अभी सुनाने वाले हैं, उसके पीछे जब कुत्ते दौड़ते थे तो वो बेचारा बच्चा कैसे दौड़कर भागता था, कौन दौड़ता था, मैं पूछता हूँ। लेखक को अब याद नहीं था कि बच्चे कौन सी कहानी की बात कर रहे थे, तो वही याद करने के लिए वो दोबारा बच्चों से पूछने कि आखिर कौन दौड़ता था। अले वही हली पैंट वाला जो बहुत गरीब था। और बच्चा उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा जो हरी पैंट वाला था, हरी पैंट पहनी थी उसने और बहुत गरीब था। हाँ हाँ, मुझे सहसा भूली हुई कहानी याद आ जाती है। मुझे यानी कि लेखक को अचानक वो कहानी याद आ जाती है, गंदी टोपी वाले की कहानी ना। वो बच्चा गंदी टोपी पहने रहता था, इसलिए उसका नाम ही यहाँ पे रख दिया गया है, गंदी टोपी वाला बच्चा। नहीं नहीं, पैंट की सबसे छोटा बेटा फिर चहक उठता है। फिर चहक कर छोटा बेटा कहता है कि नहीं नहीं, मैं टोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पैंट की बात कर रहा हूँ। मैं अब भूल गया हूँ कि पिछली बार मैंने क्या सुनाया था। हाँ, क्या थी वह कहानी, उसी से पूछता हूँ। लेखक को बिल्कुल याद नहीं है कि पिछली बार उन्होंने जो कहानी सुनाई थी उसमें उन्होंने कौन से रंग के पैंट की बात की थी, कैसे बच्चे की बात की थी, उन्हें याद नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी किसी एक दिन की कहानी या सुनी सुनाई कहानी तो नहीं बताई थी, वो तो उनके जीवन की कहानी थी जो हर रोज थोड़ी थोड़ी करके घटती थी और अंत में वो सबसे दुखदाई घटना घटी थी। तो लेखक को वो चीज़ याद नहीं रहता है और लेखक बच्चे से ही पूछते हैं, तो क्या थी वो कहानी। पहाड़ पल घल था उचका, चारों ओर पेल ही पेल, बले बले उन पेलों छे मिले घने जंगल को भी उछे कभी कभी अकेले ही पाल करना पड़ता था। एक बाल उछने दूल छे लीच को आते देखा था। और याद दिलाते हुए छोटा बच्चा उनको बहुत कुछ बताता है कि पहाड़ पर घर था उसका मतलब उस बच्चे का जो गंदी टोपी वाला था। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे उस पहाड़ पर, बड़े बड़े पेड़, बले बले बड़े बड़े। उन पेड़ों छे मिले घने जंगल, उन पेड़ों से मिले घने जंगल को भी उछे यानी उस बच्चे को कभी कभी अकेले ही पार करना पड़ता था। र को बच्चा ल कहता है हर जगह, पाल, पहाड़, ओल, पेल, पेड़ को पेल कहता है, ओड़ को ओल कहता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप। एक बार उसने दूल छे लीच को आते देखा था। उसने किसने, उस बच्चे ने एक बार दूर से रीछ को आते देखा था। रीछ यानी कि भालू। हाँ हाँ, मैं नाटकीय अंदाज में कहता हूँ, जैसे सारी कहानी सहसा याद आ गई हो। उसने जंगल में रीछ देखा था, मैं यहीं से कहानी का सिरा जोड़ता हूँ। और लेखक बिल्कुल नाटकीय अंदाज में ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनको कहानी याद आ गई हो। हालांकि उन्हें ऐसा कुछ नहीं याद आया था कि पिछली बार उन्होंने क्या कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि मुझे याद आ गया है। और फिर उन्होंने जो बात बच्चे ने यहाँ पे कही थी कि उसने दूर से रीछ को आते देखा था, वहीं से उस कहानी को जोड़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। लीच कितना बड़ा था काला, नीपू सहसा फिर पूछता है। नीपू पूछता है कि रीछ कितना बड़ा था, काला था। चुप चुप बच्चे उसे चुप कराने लगते, परंतु मैं उनकी बातें नहीं सुनता। दोनों बाहें फैलाकर नीपू को बतलाता हूँ, इतना बड़ा, काले काले मोटे झबरेले बाल, लंबे नाखून, सफेद दांत, बड़े बड़े अगले पंजे हवा में उछालता हुआ वह झप झप चल रहा था। लेखक के बाकी बच्चे जो थे वो छोटे बच्चे को चुप कराने लगते थे, क्योंकि कहानी के बीच में अगर कोई टोक देता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बड़े बच्चे इस चीज़ को समझते थे, छोटा वाला इस बात को अभी समझने लायक नहीं हुआ था, तो बड़े बच्चे उसे एकदम से चुप कराते हैं बीच में टोकने से। लेकिन लेखक उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और छोटे बेटे को, नीपू को बताने लगते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा था। दोनों हाथों को फैलाकर, जैसे कोई बड़ा बताने के लिए दोनों हाथों को फैलाता है ना, बिल्कुल उसी तरह लेखक ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और कहा कि हाँ इतना बड़ा था वो। और काले काले उसके मोटे झबरेले बाल थे, झबरेले मतलब लटके हुए। उसके चेहरे पे उसके मोटे मोटे काले काले बाल जो थे लटके हुए थे उसकी आंखों तक। उसके नाखून बड़े लंबे थे और दांत सफेद थे, बड़े बड़े।
वो अपने अगले पंजों को यानी अपने हाथों को हवा में उछाल उछाल कर चलता था। उन्होंने अपने हाथों को आगे बढ़ा बढ़ाकर उस रीछ का नकल करते हुए उसे दिखाया। परसों तो आपने कहा था कि वह बर्फ के ऊपर काली गठरी की तरह बैठा था, सोनू बात काटता हुआ कहता है। उनका दूसरा बच्चा जो कि सोनू है, सोनू उनकी बात को काटता और कहता है, लेकिन परसों तो आपने जो कहानी बताई थी उसमें आपने बताया था कि वो बैठा हुआ था, एकदम से ऐसे बैठा हुआ था कि वो गठरी के समान लग रहा था। गठरी यानी बहुत सारे कपड़े बांध कर रखे हों एक जगह पे, तो बिल्कुल उसी तरह वो बैठा हुआ था और काला रंग था, इसलिए उसे काली गठरी कहा गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। लेखक को तो कहानी याद आई नहीं थी कि उन्होंने परसों क्या सुनाया था, तो इसलिए वो सीधे सही से बता नहीं पा रहे थे, लेकिन बच्चों को तो वो कहानी अच्छे से याद थी, तो वो रह रहकर उनकी बात को काट देते थे और याद दिलाते थे। लेकिन लेखक भी कैसे बताते कि भाई मुझे कहानी याद नहीं आई है। उन्होंने उनसे कहा कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें याद है, तुम्हें अच्छी बात है, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो कहते हैं कि वह पहले गठरी की तरह बैठा हुआ था, सफेद बर्फ के ऊपर धूप सेक रहा था, कि वो रीछ जो था पहले बैठा हुआ था। मैंने सही कहा था कि वो बैठा हुआ था, और वो सच में पहले बैठा हुआ था, बर्फ के ऊपर बैठकर धूप को सेक रहा था। किंतु ज्यों ही गंदी टोपी वाले लड़के को देखा, वह सहसा गुस्से में खड़ा हो गया। तो मैंने परसों पहले वाली बात कही थी कि वो गठरी की तरह बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने गंदी टोपी वाले बच्चे को देखा तो एकदम गुस्से में खड़ा हो गया था। आज मैं जो बता रहा हूं वो बाद वाली बात बता रहा हूं। इस तरह से उन्होंने अपने बात को सही साबित किया। अपने अगले पंजे हवा में हिलाता हुआ लपक लपक कर भागने लगा, और फिर से उन्होंने वैसे ही बताया कि कैसे वो चल रहा था, कैसे वो रीछ दौड़ता था अपने अगले पंजों को आगे फेंकते हुए, अपने हाथों को ऊपर भगाते हुए। वह जब अपने अगले पंजे आगे बढ़ाएगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा ना, मैं उसे समझाता हुआ कहता हूँ। तो आप तो ये जानते हैं कि जो रीछ होते हैं या कोई भी जानवर जब अपने अगले पंजों को, ये अगले पंजे हैं उसके, तो जब वो अपने अगले पंजों को आगे बढ़ाएगा, उस पर वजन डालेगा, तभी पिछले पंजों को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ पाएगा। यानी कि उसको पहले इस पे वजन डालना ही पड़ेगा आगे बढ़ाकर। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब वो अपने अगले पंजे आगे बढ़ाएगा तभी वो आगे भी बढ़ पाएगा। हाथ कैसे उचके? छोटा बच्चा फिर से पूछता है। तो बीच में क्यों टोकता है? सोनू गुस्से से नीपू की ओर देखता हुआ चिल्लाता है। पापा आप आगे कहानी सुनाओ ना। सोनू गुस्से से नीपू को डांट देता है कि तुम बीच में मत टोका करो, और फिर पापा को आगे कहानी सुनाने के लिए कहता है। मैं कहानी फिर आगे बढ़ाने लगता हूँ। गंदी टोपी वाले बच्चे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो जाना एक मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। तो जो रोए होते हैं ना शरीर में, उसी को रोंगटे कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बच्चे ने जब रीछ को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जानवर को देखकर एक बच्चा अकेले में किस तरह से डरा होगा। वह थर थर कांपने लगा, डर से थर थर कांपने लगा। वहां ठंड थी, बर्फ था, लेकिन बर्फ की वजह से नहीं, बल्कि वो रीछ के डर की वजह से थर थर कांपने लगा। चीखने के लिए उसका मुंह खुला, परंतु आवाज न निकली। डर के कारण उसकी आवाज तक उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे पता नहीं क्या सूझा, वह सरपट नीचे ढलान की ओर भागने लगा। और इतना घबराया हुआ था, फिर भी न जाने कैसे उसको दिमाग आ गया और वो इधर उधर न भागकर ढलान की तरफ उतरने लगा। अब जो पहाड़ इस तरह होता है ना, तो नीचे की तरफ उतरना ये ढलान कहलाता है। ऊपर चढ़ना चढ़ाई कहता है, लेकिन नीचे ढलान कहलाता है। तो वो बच्चा जो था पहाड़ पर जो था, तो वो नीचे की तरफ दौड़ने लगा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पहाड़ी रास्ता था तो ऊबड़ खाबड़ तो होना ही चाहिए था, पगडंडी नुमा, क्योंकि चूंकि चारों तरफ बर्फ फैले हुए थे, तो पगडंडी यानी कि कोई एक ही ऐसा पतला सा रास्ता था जहां पे बर्फ कुछ दबे हुए थे, जहां लोग चल रहे थे। वो एक रास्ता बना हुआ था, बिल्कुल पगडंडी के जैसा, पतले सकड़े रास्तों के जैसा। परंतु वह प्राण बचाता हुआ भागता रहा, लेकिन वो बच्चा चूंकि डर गया था और उसकी जान खतरे में थी, तो वह उस रीछ से बचकर भागते ही रहा।
जब वह घाटी के पास पहुंचा तो उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा। रीछ अब बहुत पीछे था, लपक लपक कर हाँफता हुआ उसी की ओर आ रहा था। जब बच्चा दौड़ते दौड़ते बहुत दूर दौड़ चुका था और घाटी के पास यानी कि पहाड़ के बहुत निचली पोजीशन के पास आ चुका था, जहाँ पर से दो पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है ना, उसको घाटी कहते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँच गया था कि उससे अब वहाँ पे उस घाटी में उस रास्ते में उतर जाएगा, उससे पहले उसने पीछे मुड़कर देखा तो रीछ को देखा उसने कि वो बहुत पीछे था और अभी भी लपक लपक कर उसके पीछे आ रहा था, यानी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। लेकिन रीछ हाँफ रहा था। आपने कहा था कि वो बच्चा छोटा था, फिर रीछ से ज्यादा तेज कैसे दौड़ पाया? सोनू ने प्रश्न किया। सोनू ने बड़ा ही बुद्धि लगाकर तार्किक प्रश्न किया कि वो बच्चा तो बहुत छोटा था और रीछ इतना बड़ा, तो वो उससे तेज कैसे दौड़ गया? बच्चा नहीं दौड़ सकता क्या? नीपू ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसे शायद चिढ़ हो गई थी क्योंकि सोनू बार बार बीच में बोल रहा था। सोनू उसे पहले तो डांट देता है कि बीच में टोका ना करो और फिर खुद ही बार बार टोक देता है। इस बात से शायद नीपू को चिढ़ हो रही थी और वो कहता है, क्यों बच्चा नहीं दौड़ सकता? सोनू ठीक कह रहा है, मैं सोनू का पक्ष लेता हूँ। यदि बच्चा ऊपर की ओर भागता तो रीछ कुछ ही मीटर की दूरी पर उसे दबोच लेता। सौभाग्य था कि वह नीचे की ओर दौड़ा। और लेखक जो हैं वो सोनू का पक्ष लेते हैं, सोनू की बात को कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और उसे बताते हैं कि क्यों सोनू बच गया था। सोनू ठीक कह रहा है कि अगर बच्चा पहाड़ से नीचे की तरफ ना आकर पहाड़ पे चढ़ाई की तरफ दौड़ रहा होता तो रीछ को इतना समय नहीं लगता उस बच्चे को पकड़ने में। पर सौभाग्य था, अच्छी किस्मत थी कि बच्चा नीचे की ओर दौड़ा था। बेचैनी में, डर में, घबराहट में भी उसने सही डिसीजन लिया था नीचे की तरफ भागने का। नीचे की ओर क्या रीछ नहीं दौड़ सकता? करुणा टोकती है इस बार। उनकी बेटी करुणा इस बार टोकती है और पूछती है, तो क्या पापा रीछ नीचे की ओर नहीं दौड़ पाता है? तो पिताजी फिर उसे समझाते हैं कि नीचे की ओर उतनी तेजी से नहीं भाग सकता। उसके सिर के झबड़ेले बाल आंखों के आगे आ जाते हैं, इस कारण उसे साफ दिखलाई नहीं पड़ता। रीछ तो एक जानवर है, उसके बाल झबड़ेले थे, लंबे लंबे थे, जो आंखों तक आ जाते थे। और नीचे की तरफ जब वो दौड़ने लगता था तो उसके बाल उसके चेहरे पर लटक जाते थे ऐसे को, तो उसकी आंखें ढक जाती थी और वो नीचे देख नहीं पाता था, इसलिए उसे दौड़ना पड़ता था धीरे धीरे। अगर वो ऊपर की तरफ दौड़ रहा होता तो उसके बाल उसके आंखों पर नहीं आते, पीछे होते, तो वो शायद ज्यादा तेजी से दौड़ता और बच्चे को पकड़ लेता। ये बात पिताजी ने बड़े अच्छे से अपने बच्चों को समझाई। पापा कहानी आगे सुनाओ। नीपू का रस भंग हो रहा था बीच की बातों से। नीपू जो था वो कहानी सुनने में बड़ा मगन था और कहानी का रस ले रहा था, मजा ले रहा था, तो उसका वो मजा भंग हो रहा था, टूट रहा था, इसलिए वो कहता है कहानी आगे सुनाने को। हाँ, तो गंदी टोपी वाला वह लड़का नीचे घाटी में आ गया। इधर उधर उसने निगाहें दौड़ाई पर कहीं भी छिपने के लिए जगह न दिखी। वो बच्चा जो था दौड़ते हुए नीचे घाटी तक पहुंच गया, नीचे वाला जो रास्ता था वहां तक पहुंच गया और उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई कि कहीं कोई छिपने की जगह हो तो वहां पे छुपकर अपनी जान बचा ली जाए। नीचे नदी थी बड़ी भयावनी, उसे छिपने की कोई जगह नहीं दिखी। लेकिन उसको सामने दिखता है कि एक नदी है जो बड़ी भयावनी नदी है। भयावनी नदी इसलिए क्योंकि पहाड़ों से नदियाँ निकलती है और जहाँ नदियाँ निकलती है वहाँ उसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। तो उसी तरह से इस नदी की भी रफ्तार बड़ी तेज थी, बहुत भयानक बहाव था, इसलिए वो डरावनी भी थी। वह नदी के किनारे किनारे रास्ते पर दौड़ने लगा। रीछ अब भी उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही कदम नीचे उतरकर बच्चे को एक पंचक्की घर दिखा। पंचक्की घर मतलब बच्चों, पानी के फोर्स से जब चक्की चलाई जाती है तो उसको पंचक्की कहते हैं। चक्की वही होता है जिसमें गेहूं या चावल आदि पीसे जाते हैं, आटा बनाने के लिए मसाले पीसे जाते हैं। तो पहले पंचक्की, यहाँ जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो वहाँ पे पानी के फोर्स से चक्की को चलाने की व्यवस्था थी। बिजली बहुत ज़्यादा नहीं आसानी से उपलब्ध हुआ करती थी, तो वैसा ही एक पंचक्की घर वहाँ पे दिखा। तो उस
पंचक्की जो चक्की था उसके ऊपर छज्जा लगाया हुआ था, रूम बनाया हुआ था। तो उसी घर को उसने देखा तो वह कुंडी खोलकर उस कमरे का छिटकिनी खोलकर झटपट उसमें घुस जाता है और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेता है ताकि रीछ अंदर ना आ सके। भीतर चक्की चल रही थी लगातार घर घर करती हुई। ऊपर धड़ी कुंडी में अनाज भरा हुआ था। यहाँ आप चक्की का चित्र देख सकते हैं। तो ये जो होता है जिसमें कि अनाज डाला जाता है और फिर यहाँ मोटर लगा होता है जिससे पिस कर, ब्लेड लगा होता है जिससे पिस कर इस तरफ से आटा बाहर निकल कर आता है। तो उस दिन भी चक्की, जब बच्चा उस कमरे में घुसा था तब भी चक्की चल रही थी और चक्की से आटे आवाजें आ रही थी और उसमें अनाज भी रखा हुआ था। इस कुंडी में इसमें अनाज रखा हुआ था और चक्की के पार्ट लगातार घूम रहे थे। जो पत्थर होता है ना जिसमें पिस कर अनाज आटा बनता है, वो लगातार मोटर के वजह से घूम रहे थे। नीचे फर्श पर रखा आटे का थैला धीरे धीरे भरता जा रहा था और गेहूं पिसने की वजह से, अनाज पिसने की वजह से आटा जो था वो थैले में लगातार गिर रहा था। ये थैला भर रहा था। भीतर कोई प्राणी ना था। किसने इसमें अनाज डाला था, कौन इसको पीस रहा था, कौन चला रहा था, वो पता नहीं था क्योंकि अंदर कोई प्राणी नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। अनाज रखकर पता नहीं कौन कहाँ चला गया था। उसे लगा थोड़ी देर बाद रीछ भी वहां आ गया है। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि शायद रीछ भी वहां पहुंच गया है। वह जोर जोर से दरवाजा भड़बड़ा रहा था। जोर जोर से दरवाजे पे आवाज हो रही थी खटखटाने की, उसे खोलने की, किंतु गंदी टोपी वाले ने भय के कारण दरवाजा नहीं खोला। लेकिन वो बच्चा बहुत डर गया था रीछ को देखकर और इस डर में उसने उस दरवाजे को नहीं खोला। किवाड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठा रहा सांस रोके। ये एक मुहावरा है। सांस रोके मतलब निस्तब्ध होकर बैठे रहना, निशब्द होकर, एकदम चुपचाप। बैठे बैठे उसने सारी रात गुजार दी। रात के अंधियारे में बाहर उसे किसी के चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें भी सुनाई दी और उसी प्रकार किवाड़ के सहारे बैठकर उसने सारी रात बिता दी। रात के अंधियारे में उसे ऐसा लगा कि बाहर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसने डर के मारे उस आवाज को भी नजरअंदाज कर दिया क्योंकि पंचक्की की घड़घड़ाहट में स्पष्ट वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ पास ही शमशान घाट था जहाँ पे वो रुका हुआ था ना, जो पंचक्की घर था उसके पास एक शमशान घाट था। इसीलिए उस बच्चे को ये भी डर लग रहा था कि कहीं भूत प्रेत तो ऐसा नहीं कर रहे, कोई ये प्रेत लीला तो नहीं है। और इस डर में उस बेचारे बच्चे ने आवाज भी नहीं दी और ना ही दरवाजे को खोला। भय के मारे दम साधे बैठा रहा। दम साधे बैठा रहना एक मुहावरा है, यानी कि अपनी आवाज तक पर कंट्रोल करके बैठा रहना। सुबह सूरज उगा तो दरवाजा खोला। देखा चित्रों में लिपटी खून से सनी किसी बूढ़ी औरत की लाश नीचे पड़ी है। वह उसी की अपनी माँ है। और जब सुबह उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बिल्कुल चिथड़े कपड़ों में लिपटी हुई, खून से सनी हुई उसकी माँ की लाश वहां पे पड़ी हुई थी। उसकी माँ, उसी की अपनी मम्मी। नीपू की बड़ी बड़ी आंखें भय से और बड़ी हो जाती है। बच्चा नीपू जो होता है इस बात को सुनकर कि उसकी माँ मर गई है और वहीं पे मर गई है, वो सोचकर वो डर जाता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है और कहता है कि क्या उसकी वो अपनी मम्मी थी? हाँ, उसी की। मैं गंभीर स्वर में कहता हूँ। मेरी आवाज़ डूब सी जाती है। लेखक की आवाज़ डूब जाती है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आवाज़ निकल ही नहीं रही हो। श्रीमती जी इस बीच पता नहीं कब चाय बनाकर प्याला सामने रख गई थी। प्याले के ऊपर उठती भाप धीरे धीरे कम होती चली गई। लेखक की पत्नी ने चाय बनाकर थोड़ी देर पहले रखा था। लेखक कहानी बताने में इतने मगन थे कि उनको पता भी नहीं चला और जो प्याले के ऊपर भाप उठ रही थी वो धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो गई थी, यानी ठंडी हो गई थी चाय। उसकी माँ कैसे हो सकती है? वह कहानी झूठी लगती है। सोनू का स्वर है। सोनू कहता है कि वो उसकी माँ कैसे हो सकती है? कहानी तो बिल्कुल झूठी हो सकती है। क्यों? उसकी माँ कैसे नहीं हो सकती? करुणा कहती है। अब करुणा जो है उस कहानी की सच्चाई, यथार्थ को बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पापा ने बतलाया था ना कि लड़का बहुत गरीब था, उसकी माँ भी गरीब थी, दूसरों के घर में उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। वह लड़का गांव से 3-4 मील दूर अस्पताल में अपने मालिक के छोटे भाई को रोटी देने जा रहा था।
वो बच्चा जो था दूसरे के घर में नौकरी करता था, तो उसकी माँ भी कहीं तो नौकरी करती होगी। जब वो बच्चा जो था अपने घर से इतने दूर जाता था, 3-4 मील तक अस्पताल में जाता था रोटी देने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए अपने मालिक के छोटे भाई को, तो उसी तरह उसकी माँ भी हो सकता है किसी का अनाज पिसवाने के लिए पंचक्की तक आई हो, और चक्की में पिसता अनाज उसी का हो, क्योंकि अनाज पिस रहा था वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, और उसके बाद आई कौन, तो उसकी माँ। तो ज़रूर उसकी वही वो अनाज उन्हीं का हो, वही डाल कर गई हो। जब गंदी टोपी वाले की मम्मी बाहर थी तो उसने दरवाजे क्यों नहीं खोले, नीपू गुस्से में पूछता है। उसे माँ की मौत से बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि फिर बच्चे ने दरवाजा क्यों नहीं खोला जब उसकी मम्मी ही थी बाहर। तो सोनू कहता है कि उसे क्या पता कि बाहर उसकी माँ है, हो सकता है उसने रीछ समझा हो। सोनू ने समझाया कि उस बच्चे को ये बात पता नहीं होगा कि बाहर उसकी माँ आवाज दे रही है, उसे लगा होगा कि रीछ दरवाजा भड़बड़ा रहा है। उसकी मम्मी को किसने खाया, नीपू पूछता है। रीछ ने, करुणा इतना कहकर चुप हो जाती है। नीपू का प्रश्न था कि उसकी मम्मी को किसने खाया, और करुणा बिल्कुल चुप हो जाती है ये कहकर कि उसे रीछ ने खाया। मैं चुपचाप ठंडी चाय पीने लगता हूँ। लेखक, चूंकि वो उनकी अपनी माँ की बात हो रही थी, उनकी मृत्यु की बात हो रही थी, और उसका कारण कहीं ना कहीं उनका डर था। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, जिस उम्र में वो थे रीछ जैसे जानवर से पीछा छुड़ाकर भागना ही उनकी बहादुरी थी। वैसे में इतना सब कुछ हो जाना उनकी गलती बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। फिर भी उनके मन में कहीं कोई अपराध बोध रहा जरूर होगा। फिर वो चाय पीने लगते हैं। नीपू पूछता है, फिर क्या हुआ पापा टोपी वाले का? और नीपू फिर पूछता है कि ये सब तो हो गया, फिर टोपी वाले का आखिर क्या हुआ? उसकी बाल सुलभ सहज जिज्ञासा देखकर कहता हूँ, फिर उसने एक दिन वह गांव छोड़ दिया, माँ के अलावा और था ही कौन उसका, अपनी बड़ी बहन के गांव चला गया। बच्चा कहता है, बच्चे के प्रश्न का जवाब वो देते हैं कि बच्चा और क्या करता टोपी वाला, वो अपने माँ के बगैर गांव में कैसे रहता, और कोई था नहीं उसका गांव में, उसकी बड़ी बहन थी, पास के गांव में ही उसकी शादी हुई थी, तो वो अपनी बड़ी बहन के गांव चला गया। फिर बच्चा फिर से पूछता है, वहां वह भेड़े चराया करता था, वह खाली वक्त में पढ़ लिया करता था, पढ़ने में बहुत अव्वल था, अव्वल मतलब फर्स्ट, प्रथम था, तो पढ़ने में वो बहुत अच्छा था, इसलिए जीजा ने पाठशाला भेज दिया। उसकी पढ़ाई और उसमें रुचि देखकर उसके जीजा जी ने उसे पाठशाला भेजना शुरू किया, स्कूल भेजना शुरू किया। वहाँ की पढ़ाई पूरी कर फिर एक दिन वो अपने रिश्तेदार के पास दिल्ली चला गया। और जब बच्चे ने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, गांव में तो बहुत कम क्लास तक स्कूल हुआ करता है ना, वहाँ तक की पढ़ाई पूरी कर ली, तो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बच्चा दिल्ली चला गया। फिर से नीपू पूछता है, फिर क्या? वह यहाँ नौकरी करने लगा, और यहाँ यानी कि दिल्ली में, जहाँ पर लेखक अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं, वहाँ वह नौकरी करने लगा। प्राइवेट पढ़ाई भी उसने जारी रखी, और नौकरी के साथ साथ उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई को भी प्राइवेट तौर पे, स्कूल जाकर नहीं, अलग से पढ़ाई उसने जारी रखी, करता रहा। देखते देखते एक वह भी दिन आया जब उसे अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा फ्लैट मिल गया, और उस बच्चे की मेहनत सफल हुई, और उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसे एक अच्छी नौकरी भी मिली, अच्छा फ्लैट भी उसने खरीद लिया, हुआ अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। आज जिस परिस्थिति में है लेखक, उसकी चर्चा करते हैं। बच्चा पूछता है, आप जानते हैं पापा उछे? तो लेखक कहते हैं, हाँ जानता क्यों नहीं। बच्चा फिर पूछता है, वह भी अपने बच्चों को लीच की ऐसी ही कहानी सुनाता होगा? बच्चा फिर पूछता है कि क्या वह बच्चा भी जो अब बड़ा हो गया था, जिसके अपने बच्चे थे, क्या वह भी अपने बच्चों को इस रीछ की कहानी सुनाता ही होगा? तो लेखक कहते हैं, हाँ, इससे अधिक मैं कुछ कह नहीं पाता, मेरा गला भर आता है। शून्य में कुछ टटोलता हुआ छत की ओर देखता रहता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ को, जिसने प्राण देकर अपने पुत्र को बचा लिया था, और 2 बूंद आंसू मेरे गालों पर ढुलक आते हैं, उनकी याद में, हमेशा की तरह। और लेखक हाँ कहकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते, उनका गला भर आता है, उनकी रुलाई आ जाती है, गले से आवाज नहीं निकलती। शून्य में यानी खाली स्थान में वो देखने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे वो कुछ खोज रहे हों। और उसके बाद छत के ऊपर देखते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण तो दे दिए थे रीछ के सामने, और अपने पुत्र को बचा लिया था, क्योंकि रीछ जब तक किसी को मार नहीं देता वापस नहीं जाता। उसने अपनी भूख मिटा ली उनकी माँ को मारकर, और वो वापस चला गया।
पुत्र की जान बच गई। और उनको याद कर, अपनी माँ को जब लेखक याद करते हैं तो उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उनके गालों पर ढुलक आते हैं, गिर आते हैं, जैसा कि वो हमेशा उनको याद कर रोते थे, बिल्कुल उसी तरह। शायद स्वर्ग से झांक कर देख रही हो अपने पुत्र को, और वो सोचते हैं कि शायद माँ स्वर्ग से आज भी अपने पुत्र को देख रही होगी और जो उसके आशीर्वाद से कुछ बन पाया, और उस पुत्र को वो देख रही होगी जो उसी माँ के आशीर्वाद से, उसी माँ की कुर्बानी से कुछ बन पाया था। तो बच्चों, अभी जो आपने हृदय स्पर्शी कहानी पढ़ी वो लेखक हिमांशु जोशी के द्वारा लिखी हुई है, और इस कहानी का जीवन मूल्य है, मोरल है कि जीवन की कुछ स्मृतियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, जो हमें हमारी गलतियों को ना दोहराने की सीख देती है, जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की भी सीख देती हैं। यानी कि अपने जीवन में जो भी घटा हो उससे कुछ सीखना है, चाहे वो अच्छा घटा हो या बुरा घटा हो, उससे घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, यहाँ पे हिमांशु जोशी जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है और बताया गया है कि वो उत्तराखंड में पैदा हुए थे और उनकी मुख्य रचनाएं जो थी अरण्य, महासागर, कगार की आग, समय साक्षी है, सागर तट के शहर इत्यादि। शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर मैंने पहले भी वीडियो में अपलोड किया हुआ है, इसलिए विस्तार इसमें नहीं दूंगी, सिर्फ आपको दिखा दे रही हूँ प्रश्नोत्तर। लेकिन विस्तार से अगर जानना हो तो पिछले जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। मैं होगा तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। जो जैसा कि मैं हमेशा ये डॉट डॉट देती हूँ, कहने का मतलब है वाक्य को पूरा करना है प्रश्न के सहारे मिलाकर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, जो नहीं लिखा हुआ है उसका उत्तर मैंने ज़रूर पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा। तो बच्चों ये देखिए, और आखिरी प्रश्नोत्तर यही है, मुहावरे और उनके प्रयोग। मुझे लगता है कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ से आपने क्या सीखा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।